पॉलिटिशियन नहीं है, ये जुगाड़ू है, ये जुआ खेलता है, ये सट्टेबाज आदमी है। ये मद्रास हाईकोर्ट के ये कहने के बाद भी कि मर्डरर है चुनाव आयोग, भारत सरकार चुप बैठी है। मोदी जी का चू हो गया है। चुनाव आयोग, तुमने तो परमिशन दी थी कि जाओ मर्डर करो, अब ये तुम बताओ कि जाके मर्डर किया किसने? कि चुनाव आयोग ने खून करवाए, मर्डर करवाए, तो किसी भी चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर के इस तरीके की धमकी भरी बातों से कम मैं तो नहीं डरता। खुद अपना इलाज कराओ, तब पता चलेगा कि कितनी बड़ी कमी है। लेकिन चुनाव आयोग तो रैली करवाएगा, चुनाव आयोग तो इलेक्शन करवाएगा, चुनाव आयोग की तो मां का साकी नाका है कि तुम्हारी औकात 2 कौड़ी की नहीं है नरेंद्र मोदी, कि तुम मेहनत करके 1 रुपया कमा पाओ। तुम तो मरते हुए आदमी से ऑक्सीजन सिलेंडर पे, रेमडेसिविर पे भी जीएसटी ले रहे हो। यह बात हीराबेन तक पहुंचनी चाहिए। हीरा बा, तमने कही दो, तमे केवो छोकरो जन्यो छे कि एनी मानो शू कहूं तमने? आपका पेशेंट मरता मर जाए, इसको उससे भी जीएसटी कमानी है। धर्म अपनाओ। मैंने उस दिन भी सवाल किया था कि अटल बिहारी वाजपेयी ने खुद अपना राजधर्म क्यों नहीं अपनाया? अगर उनको यह लगता है कि मोदी ने यह काम करवाया है या मोदी ये बात कंट्रोल नहीं कर पा रहा है 2002 के दंगों को, दोनों में से जो भी कारण हो, तो उनको राजधर्म अपनाते हुए मोदी को हटा करके, जेल में ना भी डाल करके, लेकिन चलिए हटा करके अपने पद से राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए था या किसी और को बिठाना चाहिए था। क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी के शब्दों में अगर दम माना जाए तो गंभीरता यह थी कि मोदी संभाल नहीं पाया या फिर मोदी ने ये दंगे करवाए। इन दो में से एक ही बात निकल गया। लेकिन उस समय भी उसी भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री रहे अटल बिहारी वाजपेयी ने 2002 में शब्द तो निकाल दिए राजधर्म अपना, लेकिन खुद का राजधर्म प्रधानमंत्री का नहीं किया। उसी तरीके से आज की तारीख में नरेंद्र मोदी, ये वही नरेंद्र मोदी, ऐसा भी नहीं कि कोई दूसरा हो, वही नरेंद्र दामोदर दास मोदी अपना राजधर्म अपना रहा है। अगर इस आदमी में जरा सी भी स्टेट्समैनशिप स्पिरिट होती, ये छोटा मोटा पॉलिटिशियन भी होता है, पॉलिटिशियन नहीं है, ये जुगाड़ू है, ये जुआ खेलता है, ये सट्टेबाज आदमी है। पैसे के दम पे सत्ता पाने वाले लोग जो कॉरपोरेट्स के साथ मिलकर करते हैं वो जुआरी होते हैं। ये आदमी भी वही है। ये आदमी सिर्फ और सिर्फ एक चीज कर रहा है, पैसे और अपने दोस्तों के पैसे के बल पे, ताकि उनको बदले में फायदा मिले, क्योंकि आखिरकार इंडस्ट्री चलाने वाले ही सरकार भी चलाते हैं, तो उनको फायदा मिले के चक्कर में ये व्यक्ति जो है आज भी अपना राजधर्म नहीं अपना रहा। क्योंकि अगर राजा धार्मिक रीत से, यानी हिंदू मुस्लिम वाले सिख ईसाई वाले धर्म की बात नहीं कर रहा हूं, चाणक्य नीति के हिसाब से धार्मिक मतलब रिलीजियस, यानी कि प्रॉपर तरीके से, अगर ये राजा सही तरीके से देश चलाता तो इसके 2 जबान नहीं होती। आपको ये नहीं कहता घर पे रहो और खुद जाकर के हजारों लाखों लोगों को कोरोना पॉजिटिव ना करवा रहा होता हर राज्य में। और ये इलेक्शन कमीशन तुम्हारे तो मुंह पे तमाचा मारा है आज की तारीख में। मद्रास हाईकोर्ट ने जो तुम पे कहा है, चार्ज लगाया है, तुम खून के जिम्मेदार हो मिस्टर चुनाव आयोग। और कमाल की बात देखिए, मद्रास हाईकोर्ट के ये कहने के बाद भी कि मर्डरर है चुनाव आयोग, भारत सरकार चुप बैठी है, चू नहीं बोल पा रही। मोदी जी का चू हो गया है उनके स्टाइल में, वो बोल नहीं पा रहे कि चुनाव आयोग तुम ये ब्लडी फूल्स क्या कर रहे हो। भारत का प्रधानमंत्री हर चीफ मिनिस्टर को बोल रहा है, हर राजनीतिक नेता के लिए बातें करता है, आपके लिए बातें करता है, उलट सुलट बोलता ही रहता है, उलट सुलट बोलता रहता है। जब देखो, क्या वो राहुल गांधी के बारे में उल्टा नहीं बोलता, क्या सोनिया गांधी के बारे में उल्टा नहीं बोलता, या ममता बनर्जी के बारे में उल्टा नहीं बोलता, लालू प्रसाद यादव के, यानी कि जो भी विपक्ष में होता है उसके बारे में उल्टा नहीं बोलता। इसी तरीके से क्या वो हर उस इंटरनेशनल एजेंसी के लिए बारे में उल्टा नहीं बोलता जो भारत की सच्ची तस्वीर दिखा देती है? क्या वो हर व्यक्ति के बारे में उलट सुलट नहीं बकता है? हम सब जानते हैं वो बकता है। लेकिन वो
चुनाव आयोग के लिए कुछ नहीं बोल पा रहा, जिसके लिए मद्रास हाईकोर्ट ने कह दिया तुम खूनी हो। वो इसलिए क्योंकि अगर चुनाव आयोग खूनी है तो कॉन्स्पिरेटर मोदी है। अगर मद्रास हाईकोर्ट की बात को समझते हुए यह माना जाए, जो उन्होंने कहा है, बिल्कुल मानेंगे, चुनाव आयोग मर्डरर है। कोरोना सेकेंड लहर ला करके लाखों 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 लोग रोज पीड़ित हो रहे हैं, कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं। अगर उसका जिम्मेदार चुनाव आयोग है और मर्डर का चार्ज लगा रहा है मद्रास हाईकोर्ट क्योंकि लोग मर रहे हैं, और अमूमन मैंने अभी आज ही थोड़ी देर पहले देखा तो अमूमन 2100 लोग, ये पिछले एक हफ्ते का मीन एवरेज है, सरेराश है, 2000 से 2100 लोग रोज मर रहे हैं, जो भारत सरकार के कहने के मुताबिक कोरोना से मृत्यु हो रही है। अब आप सोचिए, चुनाव आयोग अगर 2000 लोगों के मौत का कारण है रोज, तो सवाल यह उठता है कि चुनाव आयोग, तुमने तो परमिशन दी थी कि जाओ मर्डर करो, अब यह तुम बताओ कि जाके मर्डर किया किसने? क्योंकि चुनाव आयोग के अफसर तो नहीं गए मर्डर करने के लिए, लोग गए मर्डर करने के लिए। तो मद्रास हाईकोर्ट के ऑर्डर का मद्रास हाईकोर्ट के ऑर्डर का मेरा अपना अर्थघटन पूरी की पूरी मद्रास हाईकोर्ट और जुडिशरी की इज्जत रखते हुए वो ये निकल के आता है कि चुनाव आयोग ने खून करवाए, मर्डर करवाए, परमिशन देकर के कि तुम रैलियां करते रहो, लोगों को, हजारों लाखों लोगों को इकट्ठा करते रहो, सड़क पे रोड शोज करते रहो। यही कहा माननीय मद्रास हाईकोर्ट ने। तो अगर चुनाव आयोग ने परमिट किया तो सवाल यह उठता है कि कोरोना रूपी खंजर हाथ में लेके गया कौन मारने के लिए उन लोगों को? नरेंद्र मोदी और अमित शाह और बाकी जितने नेता आप चाहे नाम ले लें, क्योंकि भारत में सबसे बड़े 2 पद पे जो बैठे लोग हैं वो ये हैं। एनडीएमए की गाइडलाइंस मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यानी गृह मंत्रालय से आती हैं, जिसका जिम्मेदार होम मिनिस्टर है, जिसका नाम अमित शाह है। और एनडीएमए यानी नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट जो पूरा आपदा का लगा हुआ है मार्च 2020 से, उसका चेयरमैन है नरेंद्र मोदी। तो एक खंजर लेकर के यही दोनों तो गए, कोरोना नाम के खंजर को लेके। इन्होंने ही तो पूरे देश में, इन्होंने ही तो तीरथ सिंह रावत को, फिर वही बात आती है कि क्या आपने अपना राजधर्म अपनाया कि नहीं अपनाया। मिस्टर नरेंद्र मोदी, जैसा अटल बिहारी वाजपेयी ने आपको 2002 में टोका था, राजधर्म अपनाओ, जरा मुझे कोई यह बता दे कि यह सठियाया हुआ नरेंद्र मोदी, जब वो तीरथ सिंह रावत ने हरिद्वार के कुंभ को अलाउ किया तो किस प्रोटोकॉल के तहत अलाउ किया? किस प्रोटोकॉल के तहत अप्लाई किया? अगर नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लगा है पूरे देश पे, तो उत्तराखंड भी हमारे ही देश का भाग है, चीन में नहीं चला गया, नेपाल का नहीं है, हमारा है। तो उस उत्तराखंड के अंदर आपने हरिद्वार में लाखों लोगों को परमिट कैसे किया? तब मिस्टर मोदी प्रधानमंत्री रहते, हिंदू हृदय सम्राट, आपने इन लाखों लोगों को किस प्रोटोकॉल के तहत वहां जाने दिया? आपने कैसे तीरथ सिंह रावत को उठा के जेल में नहीं डाला? आपने कैसे वहां के सारे सरकार और मंत्रियों को और अफसरों को बर्खास्त नहीं किया? क्यों राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया आपने उस राज्य पे कि वहां पे लाखों लोग जो इकट्ठा होंगे वो बाहर निकल करके करोड़ों लोगों को फिर से कोरोना पॉजिटिव करेंगे? कहां गया आपका राजधर्म? ऐसे राजधर्म तो रावण के राज में भी नहीं थे। रावण जो इतना बड़ा राक्षस था, यही सिखाया है हमको रामायण ने। उस रावण की लंका को सोने की लंका कहा जाता था। जानते हैं क्यों? क्योंकि रावण भी अपने खुद के लोगों के लिए बहुत अच्छा था। लंका में किसी को कोई तकलीफ नहीं थी, लंका में सब खुश सुखी थे। लेकिन इस रावण ने लंका के बजाय अपने ही देश के अंदर सबको दुखी और परेशान किया।
आज भी 26 अप्रैल 2021 को इस नरेंद्र मोदी चीफ प्राइम मिनिस्टर ने चीफ मिनिस्टर तीरथ सिंह रावत को जेल में नहीं डलवाया कि नामाकूल तूने ये लाखों लोगों को कोरोना कैरियर, वॉरियर नहीं, कोरोना कैरियर बनने का मौका क्यों दिया। उसका कारण यह था क्योंकि ये नरेंद्र मोदी जो है ये खुद चाहता है कि पूरे देश में कोरोना फैलता रहे। ये खुद चाहता है कि आप लोग परेशान रहें क्योंकि जीएसटी के माध्यम से इसका खाना चल रहा है। एक जमाने में कई अलग अलग किस्म के टैक्स हुआ करते थे। खाने के पदार्थों पे ऐसा टैक्स, दारू पे ऐसा टैक्स, सिगरेट पे अलग टैक्स, पेट्रोल पे अलग टैक्स, ट्रैवल करने पे, हवाई जहाज पे अलग टैक्स, ट्रेन में जाने का अलग टैक्स, कपड़ा खरीदने पे अलग टैक्स। हर चीज का टैक्सेशन लगभग अलग होता था। 20-25 किस्म के टैक्स हुआ करते थे। उसके आधार पे यह होता था कि अगर मुझे किसी एक चीज के खिलाफ जाना है और सरकार का विरोध करना है तो मैं फलानी चीज जिस पे जितना भी % टैक्स हो, हम लाखों लोग अगर उस चीज को खरीदना बंद कर दें तो सरकार को सिर्फ उतना ही टैक्स मिलना बंद हो जाता था। अगर देश में उहापोह का माहौल बनाया जाए और देश के अंदर सरकार के खिलाफ जाया जाए तो जरूरत की चीजों के सिवाय बाकी चीजों का खरीदना बंद करके एक प्रोटेस्ट किया जा सकता था ताकि सरकार को मिलता टैक्स कम हो। क्योंकि सरकार खुद रेवेन्यू जनरेट नहीं करती, आप लोग जानते हैं, खुद कमाना जानती नहीं है। ये बिल्कुल नंगी भूखी सरकार है। ये या तो आपके टैक्स के टुकड़ों पे पलती है या विदेशों से या आरबीआई से पैसा लेकर के उधार आप लोगों को और गरीब बना करके अपना मशरूम शिमला का खाता है आदमी। ये जो हवाई जहाज में घूमता है, इसकी जो सिक्योरिटी है, जो इसका सारा खाना पीना, सिर्फ इसकी नहीं, इसके सारे मंत्रियों की, सारे लोगों की, वो हमारे टुकड़ों पे है। और जब ये सरकार में आया 2014 के बाद, इस आदमी ने दिमाग लगाया कि यार अगर कभी ऐसा हुआ तो हमारी तो आमदनी कम हो जाएगी क्योंकि हमको तो देश चलाना आता नहीं, हम तो बड़ी बेवकूफ के वो हैं। तो इसने जीएसटी लागू कर दिया। अब आप ये मान के चलिए कि आप किसी चीज का विरोध अगर कोई फलानी चीज ना खरीद के भी जताना चाहते हैं तो जीएसटी के माध्यम से आपको पता भी नहीं चलेगा। उदाहरण के तौर पे विनीत लूथरा जी, अगर आप मेरे साथ एक दुकान पे चलते हैं और हम लोग सोचते हैं कि चलो भाई चाय और बिस्किट हो जाए, और 10 रुपए का जब हम बिस्किट खरीदते हैं, उस 10 रुपए का बिस्किट का उत्पादन जो है वो जिस किसी भी फैक्ट्री में हुआ है, मार्केट में आते समय ऑलरेडी उसका जो भी जीएसटी लगता है वो सरकार को पे किया गया है ऑलरेडी। यानी कि हम चाहे ना चाहे उस 10 रुपए के बिस्किट को खरीदते समय ऑलरेडी पेड जीएसटी का दोबारा यानी कि इन टोटलिटी भुगतान कर चुके हैं या कर देते हैं। यानी हमारे पास उस चीज का भी आज की तारीख में किसी भी हिसाब से प्रोटेस्ट करने का अधिकार नहीं है। इसीलिए यह बात मैंने एक एग्जांपल आपको इसलिए दिया दोस्तों, क्योंकि आज की तारीख में आप जियो या मरो, हु गिव्स अ फक, हु गिव्स अ फक, नोबडी। बिकॉज इन लोगों को पैसा मिल रहा है और भरचक मिल रहा है। आपको लॉकडाउन में, कर्फ्यू में, धारा 144 में, माइक्रो कंटेनमेंट जोन में या कंटेनमेंट जोन में रेड जोन, ग्रीन, येलो बना के कुछ भी घर में डाल देंगे, लेकिन आपको घर में खाने को तो चाहिए। अब वो खाना आप खरीदने नहीं जा सकते क्योंकि सारी दुकानें बंद हैं। तो पॉलिटिकल पार्टी से लेके एनजीओ से लेके हम और आप मदद पहुंचाते हैं, पर वो मदद कहीं से खरीदते हैं हम। अगर मैं ये मान के चलता हूं कि इतिशा जी इस समय जो हमारे साथ लाइव में जुड़ी हैं, मैं घर में अगर रह गया, अंदर बंद हो गया और उन्होंने मुझे 500 रुपए की मदद अगर भिजवाई खाने पीने के सामान के हिसाब से कि चलो चावल भिजवा दिया, चीनी भिजवा दी, जो भी कुछ भिजवा दिया, बिस्किट भिजवा दिए, उन्होंने भी तो कहीं से खरीदा, तो जीएसटी पे हो गया। मैं घर पे हूं, मैं कमा नहीं सकता क्योंकि मैं बंद हूं। वो बाहर है, वो भी नहीं कमा सकती, लेकिन उनके पास मुझे मेरे पे दया दृष्टि से 500 रुपए खर्च करने के हैं। जब वो 500 रुपए खर्च करती हैं तो ये मान के चलिए कि सरकार को उसमें से मिलता टैक्स मिल चुका है। बीमार आदमी, आज की तारीख में मैं बता दूं कि इस देश में रेमडेसिविर नाम के इंजेक्शन पे जितना भी चल रहा है वो सही है गलत है छोड़ दीजिए। जब आप उसको खरीदते हैं ऑफिशियली केमिस्ट की दुकान से, उस पे आप जीएसटी पे कर रहे हैं।
और तो और आपको जान करके ये बहुत खुशी होगी, बहुत खुशी होगी, क्योंकि आप सब भारतवासी हैं, भारत माता की जय, वंदे मातरम, मोदी जी का गुणगान करते हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर जो सप्लाई होता है उसमें जीएसटी लगती है इस मरीज पे। पहली बात तो ऑक्सीजन सिलेंडर मिलता नहीं, इसलिए लोग ब्लैक में खरीद रहे हैं। क्या करें, देश में बहुत सारे राज्य हैं, कुछ राज्यों में व्यवस्था होगी, कुछ राज्यों में व्यवस्था नहीं होगी, ये तो मैं नहीं जानता कि किसमें कितनी व्यवस्था है। लेकिन एनडीएमए के कानून के तहत मोदी जी के भारत में, बिकॉज मोदी इज द चेयरमैन ऑफ एनडीएमए, ऑक्सीजन की कमी है, बहुत भयंकर कमी है। चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ का यह कह देना कि उत्तर प्रदेश में कोई भी अगर ऐसी बात फैलाता है तो उसको अरेस्ट कर लो, उसकी प्रॉपर्टी कब्जा कर लो, ठीक है साहब, कब्जा कर लो अगर गलत बात है तो। लेकिन सही बात तो यह है कि इस देश में ऑक्सीजन की बहुत कमी है, तभी तो दुनिया भर से आ रही है। हमारे विदेश मंत्री जयशंकर साहब ने गुहार लगाई है दुनिया से अभी कुछ दिन पहले, हमको ऑक्सीजन दे दो, हमको ये फलाना दे दो, हमको ये दे दो, गुहार लगाई है। तभी तो चारों तरफ से ऑक्सीजन की सप्लाई, टेम्पररी प्लांट्स, ये सब आने की बात हो रही। मोदी तो खुद बोल रहे थे 8:45 पे प्रकट होकर के कि ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ाई जाएगी। तो किसी भी चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर के इस तरीके की धमकी भरी बातों से कम मैं तो नहीं डरता। कमी है तो है, खुद अपना इलाज कराओ, तब पता चलेगा कि कितनी बड़ी कमी है। लेकिन चुनाव आयोग तो रैली करवाएगा, चुनाव आयोग तो इलेक्शन करवाएगा, चुनाव आयोग की तो मां का साकीना का, क्योंकि उसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर ही मोदी का आदमी बैठा है। अभी जैसा मैंने आप लोगों को शुरू में बताया, रावणगिरी कर रखी है भैया। रेमडेसिविर के नाम पे आप जीएसटी ले रहे हैं, ऑक्सीजन के नाम पे आप जीएसटी ले रहे हैं, आप हर चीज में जीएसटी ले रहे हैं साहब। अरे मरता हुआ आदमी आपको जीएसटी पे करके जा रहा है नरेंद्र मोदी, शर्म करो। बचपन से तुमने ढेला नहीं कमाया, आज फिर साबित होता है कि तुम्हारी औकात 2 कौड़ी की नहीं है नरेंद्र मोदी, कि तुम मेहनत करके 1 रुपया कमा पाओ। तुम तो मरते हुए आदमी से ऑक्सीजन सिलेंडर पे, रेमडेसिविर पे भी जीएसटी ले रहे हो। ये बात हीराबेन तक पहुंचनी चाहिए। हीरा बा, તમને કહી દઉં, તમે કેવો છોકરો જન્યો છે કે એની માનો શું કહું તમને? બેન, તમારો છોકરો મરતા માણસના મોઢામાંથી જીએસટી કાઢે છે પોતાના 2 નિવાળા કાઢવા માટે। इतना तो बेगैरत। आई मीन, तुम ब्लडी जीएसटी किसी भी चीज से ले लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि तुम भूखे नंगे हो, मरते आदमी से जीएसटी ले रहे हो। ऑक्सीजन लगाता है, जीएसटी पे करने के बाद सिलेंडर मिलता है। रेमडेसिविर का इंजेक्शन लगता है, जीएसटी पे करने के बाद मिलता है। और अगर कोई कह रहा है ना यहां पे, आपको अगर यह लगता है कि ब्लैक में खरीदा है ऑक्सीजन या ब्लैक में खरीदा है रेमडेसिविर, तो भाई साहब जीएसटी तो उत्पादन के समय ही दे दिया जाता है, आप तो खाली उसकी कीमत चुकाते समय उसकी भरपाई कर देते हो। उत्पादन करने वाला ऑलरेडी पे कर चुका है भैया जीएसटी उसका। ऐसा नहीं है कि आपने अगर ब्लैक में कोई चीज खरीदी तो उसके बाद जो बेचने वाला है आपको, वो जाके जीएसटी का फॉर्म भरेगा। जीएसटी तो एडवांस में भर दी गई है। तो नरेंद्र मोदी, आपके लिए जो कहा जाता है लाशों पे राजनीति, क्या गलत कहा जाता है? आप तो मरते आदमी पे राजनीति कर रहे हैं। आई मीन, जस्ट थिंक अबाउट इट। एक गिद्ध होता है ना, गिद्ध, वल्चर, वो कोई जानवर मर रहा हो या इंसान मर रहा हो ना, उसको भी नोच नोच के खाता है। ये नरेंद्र मोदी वो गिद्ध है, क्योंकि ऑक्सीजन जिसके लिए दुनिया तुमको मदद करने आई है, और बाहर से इंपोर्ट, ये भी बता दो, बाहर से इंपोर्ट होने वाली जितनी भी ऑक्सीजन जो अब आएगी या आ रही है, उस पे कस्टम ड्यूटी माफ है। लेकिन देश में आपको मिलने से पहले जीएसटी जरूर लेगा ये मोदी। आपका पेशेंट मरता मर जाए, इसको उससे भी जीएसटी कमानी है। ऑक्सीजन सिलेंडर से मरते आदमी, मरते पेशेंट, मरते भारतवासी से मोदी को जीएसटी चाहिए,
नहीं तो ये चाय कैसे पिएगा। रेमडेसिविर का झूठ जितना चला रखा है, मैं खुद थक गया हूं लोगों को समझाते समझाते। WHO थक गया है, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन थक गया है कि रेमडेसिविर जो है वो किसी काम की नहीं है इस बीमारी के लिए। लेकिन मेरे पास अभी भी ऐसे लोग हैं और मैं परेशान घूम रहा हूं। पैर पड़ूं वर्मा जी, आपके जिंदगी में आपके लिए जो कहो मैं करने को तैयार हूं। मेरे फलाने रिलेटिव के लिए रेमडेसिविर डॉक्टर ने लिखा हो, प्रिस्क्रिप्शन दिखाते हैं मुझे, और फिर उसके बाद ब्लैक में भी, तो ब्लैक में सर अरेंज करके दीजिए। अब ऐसा व्यक्ति जो बिल्कुल अपने मां या बहन या पिता या भाई या चाचा या मामा की मृत्यु देख रहा हो किसी भी कारण से, और डॉक्टर कहता है कि इस आदमी का रेमडेसिविर लगाना है, जिसके लिए WHO IMA दोनों बोल चुके हैं कि किसी काम का नहीं है, तो मैं इस आदमी बेचारे की शक्ल देखूंगा, और एक नहीं ऐसे सैकड़ों है मेरे पास, इस बेचारे की शक्ल देखूंगा, इस बेचारे का रोना देखूंगा, इसका गिड़गिड़ाना देखूंगा, पैर में पड़ना देखूंगा, या मैं सरकारों के झूठ जो है उनको देखने जाऊंगा। फिर भी व्हाइट या ब्लैक मिलता रेमडेसिविर मतलब GST पे हो चुका है। आपके किसी भी पहचान वाले या अनजान व्यक्ति के जब एक रेमडेसिविर का इंजेक्शन लगता है तो उस पर GST भारत सरकार ले चुकी होती है। कैसे गिद्ध है ये नरेंद्र मोदी और इसकी सरकार, गिद्ध कि मरते आदमी से भी GST नाम की बोटी नोच रहे हैं। और ये सारा का सारा धंधा ये बीजेपी वाले चला रहे हैं। बीजेपी वालों के पास रेमडेसिविर मिलेगा, बीजेपी वालों के थ्रू आपको ऑक्सीजन का सिलेंडर मिलेगा, बीजेपी वालों के थ्रू आपको हॉस्पिटल में बेड मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो इस चीज का पैसा लेते हैं, डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट। और जहां तक इलेक्शन कमीशन की बात है, मद्रास हाई कोर्ट ने कहा इलेक्शन कमीशन तुम खूनी हो, मर्डरर हो, कोरोना की दूसरी लहर तुम लेकर के आए हो इस देश में, तुमने लाखों लोगों को पीड़ित किया और करते जा रहे हो, और जाने कितनों को मार रहे हो, जिसका अनुमान 2166 पर डे लास्ट 7 डेज का एवरेज है डेथ, जो भारत सरकार के हिसाब से कोरोना डेथ पर डे है। तो एक चर्चा का विषय है कि कितनी होनी चाहिए, लेकिन भारत सरकार की फिगर है 2166 अमूमन एवरेज पर डे कोरोना से मृत्यु। तो इसका जिम्मेदार गिद्ध है जो राजनीतिक फायदों के लिए इलेक्शन कमीशन में अपना चीफ इलेक्शन कमिश्नर बिठाता है, जो इस चीज को रोकता नहीं है। नहीं 303 सीटें तुम जीते थे, तुमको 303। मोदी जी, इस देश को उस परिस्थिति में ना लाओ तो बेहतर है, क्योंकि 303 का कैप्सूल सिर्फ सेक्स की पावर बढ़ाने के लिए नहीं, 303 की बंदूक कुछ और काम भी आती है। भारत को उस परिस्थिति में तुम ला चुके हो कि तुम्हारे अपने भाजपा के लोग तुमको गाली दे रहे हैं, बस जूता मारना बाकी है। पहली और आखिरी बार मैं मोदी तुमको तुम्हारे भले की एक बात बता दूं, जूलियस सीजर का अंत एक बार पढ़ लेना। हम तो तुम्हारे विरोध के हैं, तुम्हारे अपने तुमको जूलियस सीजर बनाएंगे, देखना। क्योंकि वो भी इसी भारत के वासी हैं और वो देख नहीं पा रहे हैं जो हाहाकार तुम्हारी इल गवर्नेंस, मिसमैनेजमेंट और इलेक्शन कमीशन को पीछे से हाँकने के चलते हो रहा है। आज मद्रास हाईकोर्ट ने कहा है भाड़ में गया कोरोना, करोड़ों लोग तेरे घर आकर के तेरे को ऐसा कोरोना बताएंगे कि रोना निकल जाएगा। फिर मिलते हैं इन माय ऑपरेशन थिएटर।